हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ एचआरएम। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो इमर्ज हो रहे हैं और एक एचआर मैनेजर को उनसे डील करना होता है। टोटल आज हम 5 चैलेंजेस की बात करेंगे, 5 इश्यूज़ की बात करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वर्क प्लेस डाइवर्सिटी, एम्पावरमेंट, डाउन साइजिंग, VRS एंड वर्क लाइफ बैलेंस। तो टोटल 5 आज हम इन चैलेंजेस के बारे में पढ़ेंगे और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमें गिवन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्क फोर्स डाइवर्सिटी। मतलब बेसिकली वर्क प्लेस डाइवर्सिटी की बात हो रही है। वर्क प्लेस मतलब कहने का ये मतलब है कि हमारे वर्क प्लेस पे बहुत सारे लोग काम करते हैं जिनको हम वर्क फोर्स बोलते हैं एक तरीके से, है ना। तो हमारे जो काम करने वाले लोग होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, वो अलग अलग तरीके के होते हैं, उनमें डाइवर्सिटी होती है, उनमें डिफरेंस होते हैं। क्योंकि भाई जो है वो किस बेसिस पे होते हैं और वो कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए चैलेंजिंग है, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो नंबर 1 हमें बोला गया क्या कि वर्क फोर्स डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी ऑफ डिफरेंसेस। बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं लोगों के बीच, जैसे कि किसी का कास्ट बेस्ड होगा, किसी का जेंडर बेस्ड, है ना, मेल फीमेल सब काम करते हैं। एज बेस्ड हो सकता है डाइवर्सिटी, पर्सनालिटी बेस्ड डाइवर्सिटी हो सकती है, डिफरेंस हो सकता है लोगों में। कोग्निटिव स्टाइल यानी कि हर किसी का जो इंटेलेक्ट है, माइंड है, वो भी अलग होता है। एजुकेशन हर किसी की अलग होती है, बैकग्राउंड हर किसी का अलग होता है। तो इस बेसिस पे क्या होता है, डाइवर्सिटी पाई जाती है, डिफरेंसेस पाए जाते हैं हमारी वर्क फोर्स में, हमारे वर्क प्लेस पे। तो बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो बोलती है कि अगर उनका वर्क फोर्स जो है वो डाइवर्स है तो उस बात पे उनको प्राइड यानी कि गर्व महसूस होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बोलती हैं कि अगर हमारे जो लोग हैं काम करने वाले, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके एक्सपीरियंस जब वाइड रेंज में होंगे, मतलब अलग अलग तरीके के लोग जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होंगे, तो इससे होगा क्या कि हर तरीके का जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बात होगी। और जैसे इन्होंने बोला कि वर्क फोर्स डाइवर्सिटी को एक वैल्यूएबल एसेट बोला गया है किसी भी बिजनेस के लिए। मतलब कहते हैं ना कि हमारे यहाँ हर तरीके के जब लोग काम करते हैं तो हमें हर तरीके की नॉलेज हो जाती है। तो वर्क फोर्स डाइवर्सिटी एक वैल्यूएबल एसेट है किसी भी बिजनेस के लिए, जिसमें अगर कोई भी बिजनेस चाहता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना ग्लोबल इकोनॉमी में, तो उसके लिए ये अच्छी बात है कि वर्क फोर्स डाइवर्सिटी होनी चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ इश्यूज भी क्रिएट होते हैं। तो कंपनी जिसकी डाइवर्सिटी होती है वर्कफोर्स में, उसमें क्या होता है, स्किल बेस बिकम मोर कॉम्पिटिटिव एंड इनोवेटिव। मतलब हर तरीके के लोग आपके पास काम करते हैं, चाहे साउथ इंडियन से हो, चाहे नॉर्थ इंडियन से हो, चाहे वेस्ट से हो, चाहे, है ना, हर तबके के लोग काम करते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं। तो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी क्या करती है, एम्प्लॉय के मोरल और एम्प्लॉय की डिज़ायर फॉर वर्क को भी इंक्रीज करती है कि वो अच्छे से काम भी कर सकें, एफिशिएंटली काम भी कर सकें। क्योंकि जो लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं, डिफरेंट एजुकेशन, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट वैल्यूज़ से होते हैं ना, वो हाईली स्किल्ड और इनोवेटिव पीपल होते हैं। और वो एक ऐसी टीम क्रिएट करते हैं जिसमें बहुत सारे स्किल्ड और इनोवेटिव लोग हों, हर तरीके के स्किल्स होनी चाहिए। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्क फोर्स डाइवर्सिटी इश्यूज़ को एक्टिवली असेस कर ले या उनको हैंडल करे और डेवलप एंड इम्प्लीमेंट डाइवर्सिटी प्लान्स, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क फोर्स डाइवर्सिटी को हैंडल करना भी एक बड़ा टास्क होता है एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। और अगर वो अच्छे से कर लेती है तो उनको मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे। लेकिन वहीं अगर इसका उल्टा हो जाए कि आप वर्कफोर्स डाइवर्सिटी को मैनेज ना कर पाओ अच्छे से और उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स हो जाए, तब इशू क्रिएट होता है। जैसे इन्होंने बोला, इधर से हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा इश्यूज़ के बारे में, क्योंकि हमारे लिए चैलेंज के लिए हमने पढ़ना है इसको। तो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी से हो क्या सकता है, बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं। कम्युनिकेशन बैरियर आ सकता है। भाई कोई बंदा हिंदी में बोलता है और कोई बंदा साउथ का है तो वो इंग्लिश या मलयाली में बात करता है, तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है ना। कि कंपनी तो ट्राई कर रही है कि एक डाइवर्स वर्कफोर्स क्रिएट हो ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन कम्युनिकेशन बैरियर आ सकता है ना। कल्चर से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं,
है ना, कि भाई कुछ है जो क्रिश्चियंस रिलीजन को मानते हैं, कुछ हिंदू को मानते हैं, कुछ, है ना। तो इससे क्या हो सकता है, कन्फ्लिक्ट्स हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो कुछ एम्प्लॉयज़, कुछ मैनेजर्स जो है वो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी के लिए हो सकता है कि पॉजिटिवली रिएक्ट ना करें, वो अपोज करें इस आइडिया को कि नहीं, हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए कि अलग अलग तरीके के लोग हमारे यहाँ काम करें, हमें ये चाहिए कि हमारा ये एरिया है, हमारे एरिया में हमारे एरिया के ही लोग काम करें, जिससे डाइवर्सिटी कम हो। तो वर्कफोर्स डाइवर्सिटी से होता क्या है, ये जो कंपनी इनिशिएटिव तो लेती है कि हाँ वर्कफोर्स डाइवर्सिटी होनी चाहिए, ताकि वो बेसिकली इससे हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को ओपोजिशन भी फेस करना पड़ सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि ऑर्गेनाइजेशन में ही लड़ाई झगड़े हो जाए इस चक्कर में कि भाई कोई बंदा कहीं का है, कोई बंदा कहीं का है, तो आपस में झगड़े भी हो सकते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज़ को ये मुश्किल लगता है वर्कफोर्स डाइवर्सिटी को इम्प्लीमेंट करना अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो मैनेजर्स, जो HR मैनेजर्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स हैं, उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं जब वो नए एम्प्लॉयज़ उनके ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे अलग अलग बैकग्राउंड से, है ना। तो दे नीड ट्रेनिंग सो दैट दे कैन इफेक्टिवली मैनेज देयर डाइवर्स डिपार्टमेंट। इसीलिए एक कहते हैं ना कि HR मैनेजर को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अगर वो चाहते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वर्कफोर्स डाइवर्सिटी को इम्प्लीमेंट करना अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कि कैसे डाइवर्स डिपार्टमेंट्स को मैनेज किया जाता है, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी को मैनेज किया जाए। तो ये एक चैलेंज है HR के मैनेजमेंट में। अब हम दूसरे चैलेंज की बात करेंगे। इसमें कुछ हमें पॉइंट्स भी बताए गए हैं कि आप कैसे वर्कफोर्स डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। जैसे इन्होंने बोला कि अनएग्जामिन्ड एजम्पशंस, जैसे कि अमेरिकन्स जो है वो पंक्चुअल होते हैं, रूड और दे आर वेरी टाइम बाउंड। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि हर लोगों की अपनी अपनी अलग अलग माइंडसेट होती है, अपनी अलग अलग अजम्पशंस होती हैं। अनएग्जामिन्ड अजम्पशन का मतलब है कि आपने कोई भी चीज़ मान ली बिना उसको जांचे और परखे, है ना, किसी ने आपको कुछ बोल दिया और आपने वो मान लिया, दैट इज़ अनएग्जामिन्ड अजम्पशन। तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट प्रायोरिटीज़ होती है उनकी। इसीलिए जब वो डाइवर्स वर्कफोर्स को मैनेज करते हैं तो कुछ प्रायर अजम्पशंस वो अपने जो भी उनका माइंड है वो लेके चलते हैं। वो कहते हैं कि भाई अमेरिकन्स आर वेरी पंक्चुअल, वो कहते हैं कि अमेरिकन्स जो है ना वो बड़े पंक्चुअल होते हैं, तो क्या इंडियंस पंक्चुअल नहीं होते? तो दिस इज़ अनएग्जामिन्ड एजम्पशंस। तो आपको अपनी एजम्पशंस को भी साइड में रख के सही से मैनेज करना होगा वर्कफोर्स को। उसके बाद बोला गया लेस कोहेसिवनेस, मतलब जो डाइवर्स ग्रुप होते हैं वो लेस कोहेसिव होते हैं देन होमोजीनियस ग्रुप। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि देयर इज़ अ विजिबल लैक ऑफ सिमिलैरिटी इन लैंग्वेज, कल्चर एक्सेट्रा। मतलब कि हाँ, ये दिखता है जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डाइवर्स वर्कफोर्स काम करती है तो हमें ये चीज़ दिखती है कि लोगों में लैंग्वेज की सिमिलैरिटी नहीं है, लोगों में कल्चर की सिमिलैरिटी नहीं है, होमोजीनियस ग्रुप्स नहीं है, यानी कि सेम ग्रुप्स नहीं बनते लोगों के, क्योंकि एक बंदा कहीं और से आया, एक बंदा कहीं और से आया। ओब्वियसली आप भी उन्हीं के साथ बना के, मतलब आपकी भी उन्हीं के साथ पटेगी जो आपके एरिया के हैं, जो आपके कल्चर के हैं, है ना। तो ऐसा होता है। तो उसके बाद ये कुछ चैलेंजेस है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है, टेंशन, मिसट्रस्ट हो सकता है, स्टीरियोटाइपिंग, है ना, ये सब हो सकता है। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब है कि भाई कोई पहले की बात, जैसे कह सकते हैं कि कोई, जैसे इन्होंने बोला कि कोई पर्टिकुलर कॉनोटेशन ले लिया लोगों के बारे में। स्टीरियोटाइप होता है कि सुनी सुनाई बातें पहले की चलती आ रही है, जो भले ही उनमें दम हो ना हो बट वो लोग मानते हैं ऐसा, तो वो होती है स्टीरियोटाइप्स। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट चैलेंज, जो कि है एम्प्लॉई एम्पावरमेंट। एम्प्लॉई एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉई एम्पावरमेंट का मतलब है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, रिवॉर्ड्स एंड पावर बाय द मैनेजमेंट विद द एम्प्लॉयज़। मतलब कि मैनेजमेंट जो है, ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है, वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ जब कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करे, रिवॉर्ड्स शेयर करे, पावर शेयर करे, तो उस केस में हम अपने एम्प्लॉय को क्या कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना वुमेन एम्पावरमेंट, ऐसे ही होता है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्मेशन शेयर करना, एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड देना, एम्प्लॉयज़ को पावर शेयरिंग करना।
तो इट एम्स एट इंकरेजिंग इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी ऑफ एम्प्लॉयज़। जब हम अपने एम्प्लॉयज़ को अपना मानने लगते हैं तो उससे हमारे एम्प्लॉयज़ भी क्रिएटिव होते हैं। आपके ऑर्गेनाइजेशन को आपका एम्प्लॉय अपना ऑर्गेनाइजेशन समझने की कोशिश करता है और वो अच्छा काम करता है, वो अपनी पूरी बेस्ट एबिलिटी के साथ परफॉर्म करता है। तो एम्पावरमेंट से होता क्या है, एम्प्लॉयज़ को अथॉरिटी और पावर मिलती है, वर्कर्स को ज़्यादा स्पेस और ज़्यादा लिबर्टी यानी कि फ्रीडम दी जाती है, जिससे उनका मोराल और जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़े। सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट में हम एक तरीके से एम्प्लॉय को ऑटोनॉमी देते हैं। ऑटोनॉमी मतलब फ्रीडम देते हैं और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन टास्क के लिए। ये हम अलाउ करता है डिसीजन टू बी मेड एट लोअर लेवल, कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसीजन है वो टॉप मैनेजमेंट ही ना ले, लोअर से भी कुछ निकल करके आए, लोअर लोग भी जो एम्प्लॉयज़ है वो भी कुछ अपने राय दे सकें। दैट इज़ एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। तो देखो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट की अभी हमने बहुत सारी एडवांटेज तो पढ़ी कि भाई इससे इश्यूज़ भी कम होते हैं, इससे हमारे एम्प्लॉयज़ सेटिस्फाई भी होते हैं, कमिटमेंट भी होती है उनमें, डिटर्मिनेशन भी होती है काम को करने की, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने की। तो इससे फ़ायदे तो बहुत होते हैं, लेकिन इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी है जो कि एचआर के लिए चैलेंजेस है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए चैलेंजिंग है। वो क्या है उसके बारे में हमें मेन पढ़ना है कि जब एम्प्लॉयज़ को हम एम्पावर कर देते हैं ना तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ जाता है, ठीक है। तो जब ये बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस जो है, इससे क्या होता है, एरोगेंस आ जाता है। एरोगेंस का मतलब क्या होता है, घमंड आ जाता है एम्प्लॉयज़ में। तो when employees become arrogant, it becomes really difficult to deal with them। तो ये एक चैलेंज है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का। नंबर 2, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट में होता क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में वाइटल इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है एम्प्लॉयज़ के साथ, ठीक है। मैनेजमेंट क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर देता है। इससे एक ऑर्गेनाइजेशन को रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि देखो आप तो अपना मान रहे हो एज अ मैनेजमेंट, आप तो एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करने के लिए उनको सारी इन्फॉर्मेशन बता रहे हो, बट एम्प्लॉय का क्या भरोसा कि वो थर्ड पार्टी तक वो चीज़ पहुंचा दे। तो कॉन्फिडेंशियलिटी और रिस्क हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन की बातें कहीं और जाने लग जाएं, तो दिस इज़ नॉट गुड। तो दिस इज़ ऑल्सो अ चैलेंज एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का। नंबर 3 अगर हम बात करें तो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट में नॉट सुटेबली वर्क इन अनस्टेबल एनवायरनमेंट। मतलब अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन में एनवायरनमेंट अनस्टेबल है तो वहाँ पे आपका ये एम्प्लॉय एम्पावरमेंट वर्क ही नहीं करेगा। इससे क्या होगा, डिसीजन मेकिंग में भी डिले आएगा, अदर प्रोसेसेस में भी डिले चलेगा। डिसीजन मेकिंग कैन लूज यूनिफॉर्मिटी ड्यू टू एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। तो डिसीजन मेकिंग में भी यूनिफॉर्मिटी कम आएगी। मतलब देखो एम्प्लॉयज़ तो बहुत सारे होते हैं, है ना। अब आप सबको बोलोगे कि भाई डिसीजन लो डिसीजन लो डिसीजन लो, और सबके अलग अलग पॉइंट्स हैं, सबके अलग अलग माइंड है, कोई एक डिसीजन तक ही ना पहुंचा तो इससे क्या होगा, लेट होगा ना, डिले होगा ना डिसीजन मेकिंग, क्योंकि आपने तो पावर बहुत सारे लोगों को हाथ में दे दी डिसीजन मेकिंग की। तो दिस इज़ ऑल्सो अ चैलेंज। तो ये एम्प्लॉय एम्पावरमेंट की कुछ चैलेंजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अब हम बात करेंगे एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है डाउन साइजिंग। डाउन साइजिंग का मतलब क्या, कंपनी की लेबर फोर्स को घटा दो, कंपनी की लेबर फोर्स को रिड्यूस कर दो। इसका मतलब कंपनी के साइज को कम कर दो, वर्कर्स को एलिमिनेट कर दो, वर्कर्स को काम से निकाल दो, ठीक है। तो जब कंपनी डाउन साइज करती है ना तो उससे होता क्या है, ये क्यों किया जाता है, कुछ रास्ते खोजने के लिए, जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने की एफिशिएंसी इम्प्रूव हो। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डाउन साइजिंग की जाती है। और ये कौन करता है, ये वो कंपनीज करती हैं जो चाहती हैं अपनी कॉस्ट को कम करना, कि उनकी कॉस्ट कम से कम आए ड्यूरिंग टफ इकोनॉमिक टाइम्स। क्योंकि जब कोरोना आया था तो क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों को काम से निकाल दिया गया था, क्योंकि कंपनी नहीं चाहती ना, कंपनी को तो काम ही बंद हो गया, प्रॉफिट ही नहीं आ रहा, तो कंपनी खर्चे कैसे निकालेगी, कॉस्ट कैसे निकालेगी इन लोगों की। तो इकोनॉमिक मोटिवेशन आर द मोस्ट कॉमन रीज़न बिहाइंड डाउन साइजिंग। डाउन साइजिंग किया ही इसलिए जाता है कि सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, समझ रहे हो। तो
इट मे बी द रिजल्ट ऑफ चेंजिंग बिजनेस कंडीशन। और ऐसा क्यों होता है, डाउन साइजिंग क्यों करनी पड़ती है कि भाई हमारी बिजनेस की कंडीशंस चेंज हो रही है, हमारे बिजनेस इतना प्रॉफिट नहीं कमा रहा है और अब हमें अपनी कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। और या फिर आप अपने एम्प्लॉयज़ की स्किल सेट जो देख रहे हो वो ऑब्सोलीट है, मतलब अब उसकी स्किल का कंपनी के लिए कोई काम की नहीं है, या तो ये रीज़न होता है। इट मे हायर न्यू एम्प्लॉयज़ फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग न्यू बिजनेस स्ट्रैटेजी, इसीलिए भी डाउन साइजिंग की जाती है ना। आप देखते हो ना कि बहुत बड़े बड़े CEO क्या करते हैं, एक जूम मीटिंग कर ली, गूगल मीट कर लिया और तुरंत की तुरंत सबको फायर कर दिया, देखा होगा ना आपने, उसी को ही हम डाउन साइजिंग बोलते हैं। तो अब इस डाउन साइजिंग की अगर हम बात करें, जैसे इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए हैं, तो ये बेसिकली एक तरीके से चैलेंजिंग भी है, क्योंकि एक तरीके से इसलिए चैलेंजिंग है क्योंकि जब नए एम्प्लॉयज़ को आप लोग हायर करोगे तो नए एम्प्लॉयज़ को नया काम सिखाना पड़ेगा। जैसे इन्होंने बोला ओरेकल कॉरपोरेशन का एक एग्जाम्पल लिया इन्होंने, ओरेकल एक कंपनी है उसका एग्जाम्पल दिया कि उसने क्या किया, उसने अपने एम्प्लॉयज़ रिड्यूस कर लिए 5,000 से, 5,000 लोगों को एक साथ निकाल दिया। मोटोरोला ने क्या किया, मोटोरोला ने 4,000 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो ये कुछ केसेस हैं। अभी भी रिसेंट में आप देखोगे ट्विटर वाला केस देखोगे, बहुत सारे ऐसे केसेस देखोगे जिसमें एम्प्लॉयज़ को डाउन साइज कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक चैलेंज भी है क्योंकि नए एम्प्लॉयज़ को नया काम सिखाना पड़ेगा और फिर उसके लिए डबल और खर्चा होगा, तो ये एक और चैलेंज है एक HRM के लिए। उसके बाद आता है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, VRS। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम वो कंपनी चूज़ करती है जिसको ऐसा लग रहा है कि उसकी कंपनी में लेबर सरप्लस है, मतलब उसको ऐसा लगता है कि काम कम है लेकिन लेबर बहुत ज़्यादा है, मैंने बंदे बहुत लगा रखे हैं लेकिन काम इतना नहीं है, तो वो कंपनी ये स्कीम अडॉप्ट करती है, ऑप्ट करती है। तो वो कंपनी करती क्या है, वो कंपनी ना एक्स्ट्रा वर्कर्स को हटा देती है इस स्कीम के अकॉर्डिंग, और इससे होता क्या है, जो कॉस्ट है वो भी कम होती है, और ये एक तरीके का मेथड है जो कंपनी यूज़ करती है। और इस स्कीम में होता क्या है, इस स्कीम में एम्प्लॉयज़, ऐसे एम्प्लॉयज़ जिन्होंने काफ़ी सालों से सर्विस करी उस कंपनी में, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, एक ऑप्शन देते हैं कि आप अर्ली रिटायरमेंट बेनिफिट ले लो अलोंग विद सम अदर अमाउंट। ठीक है, मतलब हम क्या करते हैं, हम अपने एम्प्लॉयज़ से बात करते हैं, हम उनको कहते हैं कि आप ये वाली स्कीम चूज़ करो और हम आपको ना रिटायरमेंट बेनिफिट दे देंगे और आप रिटायर हो जाओ, आप चले जाओ। तो वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से रिटायर होना। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट प्रोग्राम एम्प्लॉयज़ को ऑफर किया जाता है, इंसेंटिव टू कमिट टू एम्प्लॉयमेंट विद देयर एम्प्लॉयर फॉर सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ ईयर्स। तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स तो ऑब्वियसली उन्हीं लोगों को मिलते हैं जिन्होंने काफ़ी साल सर्विस करी उस ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। तो hence this scheme is offered to certain employees as an incentive to retire। बेसिकली ये स्कीम उन एम्प्लॉयज़ के लिए है जिन्होंने काफ़ी साल काम किया और इनको ऑफ़र की जाती है कि भाई आप अगर रिटायर हो गए तो आपको उसके बदले में इंसेंटिव मिलेगा, कुछ मिलेगा, आपको कुछ अदर अमाउंट मिल सकती है, कुछ भी मिल सकता है। तो VRS बहुत कॉमन मेथड है जो कंपनीज यूज़ करती हैं अपने सरप्लस स्टाफ को निकालने के लिए। 10-10 साल हो जाते हैं लोगों को काम करते करते एक ही जगह पे। तो VRS से होता क्या है, VRS से ओवरऑल रिडक्शन हो जाती है आपकी एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ में, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ में। तो अब रिटायरिंग एम्प्लॉय शैल नॉट बी एम्प्लॉयड इन अदर कंपनी कंसर्न बिलोंगिंग टू द सेम मैनेजमेंट। अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ VRS डज नॉट एक्सीड द अमाउंट इक्विवेलेंट ऑफ 3 months सैलरी ऑफ ईच कम्प्लीटेड ईयर। मतलब देखो, अब वॉलंटरी रिटायरमेंट में जो एम्प्लॉय को पैसा मिलता है वो कभी भी हर कंप्लीट ईयर के 3 month की सैलरी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लें कि 10 साल काम किया, ठीक है, और फॉर एग्जांपल देखो सैलरी तो बढ़ती भी है, हमें इतना भी पता है, पहले कम से स्टार्ट किया होगा, 10 साल हो गए तो धीरे धीरे इंक्रीमेंट भी होता गया होगा। तो उन्होंने कहा है कि 3 month जो सैलरी है उससे ज़्यादा नहीं होता। जैसे पहले साल उस बंदे की अगर हम कैलकुलेट करें, फर्स्ट ईयर उस एम्प्लॉय की सैलरी थी 10,000 रुपये महीने की, तो 30,000 पहले साल का जो कैलकुलेट होगा वो 30,000 कैलकुलेट होगा। 30,000 से कम ही मिलेगा VRS का अमाउंट एक साल के लिए, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन के बारे में बताया, वैसे ये काम का नहीं है आपके लिए, बट ठीक है फिर भी बताया हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आता है हमारा एक और, वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है। वर्क लाइफ बैलेंस मतलब
कि भाई बैलेंस करना, अपनी वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब अपनी कमिटमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, गोल्स को कैसे आप बैलेंस करोगे, पेड वर्क विद पर्सनल कमिटमेंट, क्योंकि आप की घर के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और आपकी ऑफिस के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो अपनी वर्क लाइफ को कैसे आप बैलेंस करोगे। तो देखो कुछ चैलेंजेस हैं। नंबर 1 बोला चेंजिंग वर्क डायनेमिक्स। हम जानते हैं बहुत सारे वर्क पैटर्न्स इवॉल्व हो रहे हैं, रिमोट वर्क किया जा रहा है, लोग दूर दूर जाके भी काम कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल आवर्स, मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन प्रोफेशनल ड्यूटी एंड पर्सनल लाइफ बिकम मोर चैलेंजिंग। अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ में बैलेंस बनाना आज के टाइम पे बड़ा चैलेंजिंग हो गया है। एम्प्लॉय वेलबींग की अगर हम बात करें तो वर्क को बैलेंस करना, पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना क्रूशियल है, मतलब डिफ़िकल्ट है किसी भी एम्प्लॉय के लिए। तो HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ के पास रिसोर्सेज हों, उनको सपोर्ट हो, ताकि वो अपने मैनेज कर पाएँ स्ट्रेस को भी, अपनी हेल्दी और मेंटेन ए हेल्दी बैलेंस, कि वो वर्क लाइफ मतलब अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ के बीच में एक अच्छा वर्क क्या कह सकते हैं कि बैलेंस बना पाएँ। तो इतने रिसोर्सेज उनको अवेलेबल कराने ज़रूरी है, मतलब उनको अच्छी ढंग की सैलरी दो, उनको उनके वर्किंग आवर्स ज़्यादा मत रखो, उनको सैटरडे संडे ऑफ दो। तो ये सब क्या है, वर्क लाइफ बैलेंस का ही पार्ट है। रिटेंशन एंड एंगेजमेंट की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयज़ आर मोर लाइकली टू स्टे विद ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रायोरिटाइज वर्क लाइफ बैलेंस। मतलब जो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहते हैं, ठीक है, और अपनी वर्क लाइफ बैलेंस को प्रायोरिटाइज करते हैं, वो तो करते ही हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो HRM को ये फेस करना पड़ता है चैलेंज, टॉप टैलेंट को कैसे वो रिटेन करें अपने ऑर्गेनाइजेशन में, है ना, टॉप टैलेंट को कैसे वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में स्टे कर पाए, रिटेन कर पाए। तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ता है, वर्क लाइफ बैलेंस को सपोर्ट देना पड़ता है। मतलब कि आप चाहते हो कि ये एम्प्लॉय बड़ा अच्छा काम करता है और ये छोड़ के ना जाए, तो उनके लिए वर्क लाइफ बैलेंस देना ज़रूरी है। मतलब उनको, जैसे मैंने बताया कि उनको छुट्टियाँ दो, अगर वो छुट्टी मांग रहे हैं तो उनको जाने दो, सैलरी टाइम पे दो। ये सारी चीज़ें जो है वो वर्क लाइफ बैलेंस में आती हैं। उनको टाइम मिले अपनी फैमिली के लिए भी, और जब एक एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉय को छुट्टी मिलती है, अपनी फैमिली के साथ जब वो टाइम स्पेंड कर पाता है तो उसकी वो खुश रहता है बेसिकली। और ऐसा अगर उल्टा हुआ तो उसको सफ़र भी करना पड़ सकता है। तो HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को वो तरीके खोजने पड़ेंगे जिससे कि वर्कलोड ऑप्टिमाइज़ हो पाए, एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट बन पाए, जिससे हमारे एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस भी बढ़िया हो। तो ये कुछ चैलेंजेस थे HRM के। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। HRM की मैं सारे टॉपिक्स को कवर करूँगी अपने चैनल पे। प्लेलिस्ट आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।